नमस्कार। सोमेर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वो है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। सामान्यतः आप बोल देते हैं कई बार, तो उसी वे में ही हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रमुख 20 विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ इस पॉइंट को हम इस प्रकार से यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि यदि आपके पास में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बीए, एमए या और भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और वहां पर डिस्क्रिप्टिव मैटर्स आता है या आप जीके पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो उसी को ही हम यहाँ पर ध्यान में रखते हुए हम अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। अपने क्वेश्चन को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यदि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो निश्चित रूप में डिस्क्रिप्टिव वे में आपको 16 या 20 नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। उसको आपको 3 भागों में डिवाइड रखना है। एक यहाँ पर इंट्रोडक्शंस बतानी है, फिर आपने फीचर्स बतानी है जो अभी आपको यहाँ बताई जाएंगी। ठीक है, 20 विशेषताएं आपको बताई जाएंगी। उसके बाद में लास्ट में आपने बताना है इनका निष्कर्ष। ये सब बातें आप इस क्वेश्चन में बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शंस बताएंगे कि ब्रिटेन के बारे में आप क्या जानते हैं। इसमें एक बात की जानकारी आप रख लीजिएगा कि ब्रिटेन, इसको यूनाइटेड किंगडम शॉर्ट वे में आप इसको जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर कई बार ये शब्द प्रयुक्त आप कर लेते हैं। एक होता है इंग्लैंड और एक यहाँ पर आप प्रयुक्त करते हैं यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड है वो एक अलग कंट्री है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर विशेषकर 4 जो कंट्रीज हैं और इसके साथ में कुछ उसके जो द्वीप हैं उन सभी को यहाँ पर शामिल किया जाता है। इस प्रकार से हैं, कई बार ये कंट्री का रूप भी ले लेते हैं, कई बार अपने आप को एक यूनाइटेड वे में भी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, संयुक्त रूप में भी ये अपने आप को वहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने आप को प्रदर्शित कर देते हैं। वो कैसे हैं? जैसे इंग्लैंड अपने आप में कई बार एक अलग देश के रूप में भी अपने आप को प्रदर्शित करता है। लंदन इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के बारे में हम बात करें, जिसमें 4 जो देश हैं उनको यहाँ शामिल किया जाता है। पहला यहाँ पर हम बात करें तो वो इंग्लैंड है। दूसरा हम यहाँ पर बात करें तो ये वेल्स है। तीसरा हम यहाँ पर बात करें तो स्कॉटलैंड है। फोर्थ यदि हम बात करें तो उसे हम नॉर्थ आयरलैंड कहते हैं। और फिफ्थ यदि हम बात यहाँ पर करें तो वहां पर जो आइसलैंड है। इन 5 के जो कॉम्बिनेशन है इनको हम यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के रूप में हम इसको जानते हैं। यद्यपि कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन शब्द बोल रहे हैं तो कई बार इन 2 को भी शामिल यहाँ पर कर दिया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहे हैं तो कई बार इसको यहाँ पर शामिल कर दिया जाता है, स्कॉटलैंड को। और यदि हम यूनाइटेड किंगडम बोल रहे हैं तो इनको भी इन 5 को शामिल कर दिया जाता है। शॉर्ट वे में आप हिंदी में हैं तो हिंदी में आप इसको ब्रिटेन के रूप में आप याद रख लीजिएगा। बार बार में हम ब्रिटेन शब्द प्रयुक्त करेंगे। ब्रिटेन का जो वास्तव में अर्थ होता है वो आप यहाँ पर अपने माइंड्स में रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। ब्रिटेन जो वर्तमान समय में वीटो पावर कंट्रीज में उसका नाम आता है। यहाँ पर हम बात करें कि ब्रिटेन में जो संवैधानिक विकास है, एक बार इसका थोड़ा सा हम प्राचीन इतिहास जान लेते हैं। जैसे आपको ये जो सीनरी है ये दिखाई दे रही है, ये आपको कई बार कंप्यूटर में, कई बार आपको अनेक स्थानों पर मिल जाएंगी। ये जो वास्तव में उनके इतिहास का एक प्रमाण है। लगभग 30,000 साल पुराने ये पत्थर हैं। और यहाँ पर हम बात करें, ये 21 फुट के लगभग लंबे हैं, 7 फुट के करीब ये चौड़े हैं और ये सीढ़ी नुमा वे में जचे हुए हैं, ऐसे यूं खड़े हैं। उसके बाद में ऊपर ये सपाट बेस के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये उनका एक प्राचीन जो इतिहास है उसका एक प्रमाण है, जिसे हम स्टोन हैंग के रूप में आप जानते हैं। इनको स्टोन हैंग है ये। और इनको
यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशन कल्चरल एजुकेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके माध्यम से इनको 1986 में जो यूनेस्को है उसकी हेरिटेज में उन्होंने इसको शामिल किया था। और ये अपने आप में ब्रिटेन का जो इतिहास है उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आप इसको मानते हैं। ब्रिटेन के जो संवैधानिक विकास है उसको आप यहाँ पर इन 6 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे। पहला आता है यहाँ पर एंग्लो सैक्सन पीरियड, दूसरा यहाँ पर आता है नॉर्मन पीरियड, तीसरा यहाँ पर आता है प्लांटाजेनेट पीरियड, फोर्थ यहाँ पर आता है ट्यूडर पीरियड, फिफ्थ यहाँ पर आता है स्टुअर्ट पीरियड, सिक्स्थ यहाँ पर आता है हैनोवर पीरियड। तो ये 6 कालों में ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है। इसका हम प्रारंभिक रूप में 5वीं शताब्दी से लेकर और यहाँ पर 1066 ईस्वी के बीच में हम इसको मानते हैं। लास्ट वाले में यहाँ पर 1689 से और वर्तमान समय तक हम इस काल को मानते हैं। इनमें यदि थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहें तो यहाँ पर एंग्लो सैक्सन पीरियड था, तो यहाँ पर राजा के पद का निर्माण हुआ। नॉर्मन जो पीरियड है यहाँ पर जो कैबिनेट है, जिसे वर्तमान समय में कैबिनेट के रूप में आप जानते हैं, वहां पर विटान गवर्नमेंट है वो संस्था बनी थी और उसके बाद में वो अभी वर्तमान समय में कैबिनेट बन गई, जिसे आप मंत्रिमंडल के रूप में जानते हैं। प्लांटाजेनेट पीरियड के बारे में हम बात करें तो आपने मैग्ना कार्टा नामक घटना सुनी होगी। 15 जून 1215 को ब्रिटेन के जो सामंत हैं, सामंतों ने राजा के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया था और राजा ने सामंतों को ये परमिशन दे दी थी कि आप दूसरे देशों में व्यापार कर सकते हैं राजा की अनुमति के बिना भी, उसमें कुछ कंडीशंस के आधार पर था। उसके बाद में यहाँ पर आता है ट्यूडर काल, इसमें भी संसद का यहाँ पर विकास हुआ और स्टुअर्ट काल में भी यहाँ पर संसद है, संसदीय व्यवस्थाएं हैं, उनका विकास हुआ। जो इसी स्टुअर्ट काल में महत्वपूर्ण जो घटना हुई थी वो हुई थी 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति और इसके माध्यम से ही जो राजा जेम्स थे उन्होंने फिर वहां पर अपने राजा के पद को छोड़कर और वो वहां से चले गए। इसकी जो लड़की थी उसका नाम था मैरी और इसके जो दामाद थे वो थे विलियम। इनको यहाँ पर सिंहासन पर यहाँ पर बैठाया गया था और स्टुअर्ट काल में ही यहाँ पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, शानदार क्रांति हुई, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें एक दो लाइनें और जोड़ सकते हैं कि दुनिया में जो सांसदों की जननी है वो ब्रिटेन को ही कहा जाता है और ब्रिटेन के माध्यम से ही दुनिया को पीएम का पद वहां पर दिया गया है। तो ये सब बातें आप वहां पर बताएं। उसके बाद में फिर आपने इसकी फीचर्स बतानी है, ये यहाँ पर फीचर्स हैं उनके बारे में और फिर हम यहाँ पर बात करेंगे निष्कर्ष के बारे में। अब हम विशेषताओं के बारे में जानकारी रखेंगे और इसमें जो सबसे पहली विशेषता है वो है ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का जो संविधान है दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान माना जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्राचीन जो संविधान है वो किस देश का है, तो वो है ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का ये जो संविधान है ये सामान्यतः दुनिया में अन्य जितने भी संविधान हैं उन संविधानों से सबसे ज्यादा प्राचीन हम इसको मानते हैं। इसके साथ में फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 और वो आप बताएंगे इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसे आप कहते हैं उद्विकसित संविधान या विकसित संविधान। ब्रिटेन के संविधान का जो निर्माण है वो किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया, किसी संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय पर लागू नहीं किया गया, किसी संविधान सभा द्वारा उसके निर्माण के लिए कोई सभा आयोजित नहीं की गई, बल्कि इसका जो निर्माण है वो समय के साथ में वहां पर होता रहा, विकसित है। जैसे एक यहाँ पर 2 3 4 ऐसे ये क्रम यहाँ पर चलते रहते हैं, उसी अनुसार ये अपना विकास, संवैधानिक विकास इसने किया है। ठीक है, तो इसका कोई निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको विकसित संविधान के रूप में जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है और वो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो दुनिया का अलिखित संविधान कहा जाता है। इस बात की आप जानकारी रख लीजिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि दुनिया का अलिखित संविधान कौन सा है तो वो है ग्रेट ब्रिटेन का संविधान, यूनाइटेड किंगडम का संविधान। और यहाँ पर ये भी जानकारी रख के विशेषकर इसी पॉइंट्स ऑफ व्यू में
अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत ही ये ऐसा न माने कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो कंप्लीटली ही अनरिटन है, यद्यपि इसको माना जाता है। क्योंकि यदि आप किसी बुक डिपो पर जाएं और आप कहें कि हमें ब्रिटेन का संविधान दे दीजिएगा, तो उसका कोई हो सकता है कलेक्टिव बुक्स आपको नहीं मिले। ठीक है, भारत का संविधान आप लेना चाहें तो आपको भारत का संविधान की एक बुक्स आपको मिल जाएगी, जो भी अपडेटेड होंगे वो फैक्ट वहां पर आपको मिल सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन का नहीं है, वो अनेक नहीं है, क्योंकि वो परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है। इसके साथ में आप ये जानकारी रखें कि वो केवल परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित ही नहीं है, बल्कि उसमें कुछ लिखित प्रोविजंस भी मिलते हैं जो संसद ने समय और परिस्थितियों के अनुसार वहां पर कानून बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस। ब्रिटेन का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे कोई स्प्रिंग लकड़ी है वो फ्लेक्सिबल उससे नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन करने का जो अमेंडमेंट है, संशोधन करने का जो तरीका है वो केवल सिंपल जो मेजोरिटी है, साधारण बहुमत है, उसी के माध्यम से वहां पर संशोधन किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था जहां पर अपनाई जाती है उसको हम विशिष्टकर उस व्यवस्था को हम फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में जानते हैं। इससे पहले आपको अमेरिका के बारे में पढ़ाया गया था कि वहां पर अमेरिका का जो संविधान है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे आपको बताया गया था कि कठोर संविधान है, और उसमें वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो सदन बना हुआ है उसका भी 2/3 बहुमत, दूसरा जो उनका जो सदन है सीनेट है उसका भी 2/3 बहुमत, प्लस में वहां पर 3/4 राज्यों की स्वीकृति, और उसके बाद में प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने के बाद वहां पर संवैधानिक संशोधन होता था, इसलिए उसको कठोर संविधान कहते हैं। ब्रिटेन में केवल जो भी सरकार बनती है, क्योंकि सरकार बनेगी तो सिंपल मेजोरिटी से ही बनेगी, तो जो भी सरकार बनती है वो साधारण बहुमत के माध्यम से ही ब्रिटेन के संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है हेरिडेटरी सिस्टम। हेरिडेटरी का वंशानुक्रम व्यवस्था वहां पर अपनाई गई है कि एक बार कोई किंग बनता है तो उसके बाद में उसका बेटा या बेटी वहां पर शासन करते रहते हैं। कोई भी सन लगा लीजिएगा यहाँ पर या डॉटर है, ये बन गए, उसके बाद में फिर उनके सन या डॉटर वहां पर बना दे जाएंगे, उसके बाद में फिर इनके सन या डॉटर बना दे जाएंगे। तो ये व्यवस्था जहां पर चलती रहती है वंशानुक्रम में, एक बार कोई राजा बन गया, फिर उसके बाद उसका बेटा या बेटी, उसके बाद उसका बेटा या बेटी, उसके बाद उसका बेटा या बेटी वहां पर निश्चित रूप में शासन करते रहते हैं। इस व्यवस्था को हम हेरिडेटरी फॉर्म्स में कहते हैं, वंशानुक्रम व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड मोनार्की। राजा है किंग, किंग वहां पर कार्य करता है, जैसे वर्तमान समय में वहां पर अभी वर्तमान समय में जो कार्य कर रही है वो रानी कर रही है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय। दुनिया की सामान्यतः जो सबसे उम्र दराज शासिका मानी जाती है, उम्र दराज शासिका मानी जाती है, ये रानी जो एलिजाबेथ द्वितीय है उसकी फोटो है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम आगे इसमें जानकारी रखना चाहें, कोई भी किंग या यहाँ पर क्वीन होगी उनको लिमिटेड किया गया है, सीमित किया गया है। जैसे लिमिट का अर्थ यहाँ पर ये मान लीजिएगा 1689 में वहां पर एक एक्ट बनाया गया जिसमें संसद को विशिष्ट अधिकार मिल गया। साथ में 1701 है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये एक एक्ट प्रस्तुत किया गया था, इसके माध्यम से संसद को और भी अधिकार मिल गए, जिसमें संसद ब्रिटेन के जो शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है वो किसी भी व्यक्ति को सौंप सकती है। ये उनके पास में एक विशिष्ट पावर आ जाती है। जैसे वर्तमान समय में रानी एलिजाबेथ है, यदि ब्रिटेन की संसद चाहे तो इसको इसके पद से हटा सकती है, लेकिन कंडीशन एक ये आती है कि वो जिसको भी नया शासक बनाएगी, शासक या शासिका बनाएगी, वो यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम बात करें और वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म्स, संसदीय व्यवस्था। पार्लियामेंट्री फॉर्म्स के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था और यहाँ पर दोबारा से आप जानकारी रख लीजिएगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में ये रहता है कि जैसे लेजिस्लेचर है और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है। जहां पर संसदीय व्यवस्था होती है वहां पर लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव का निर्माण किया जाता है। एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर हम बात करें पीएम लगा लीजिएगा और यहाँ पर उसके मिनिस्टर्स लगा लीजिए। लेजिस्लेचर तो हमारे यहाँ पर हो ही गई, ब्रिटेन की क्या है संसद, ठीक है। तो संसद में से ही यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का निर्माण किया जाएगा,
लेजिस्लेचर में से ही एग्जीक्यूटिव का निर्माण किया जाता है। उस व्यवस्था को हम यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इसके साथ में यदि ये एग्जीक्यूटिव ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है तो इनके विरुद्ध इस लेजिस्लेचर में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इस व्यवस्था को हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, संसदीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी यही व्यवस्था है। यदि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ठीक से कार्य नहीं करते हैं तो उनको यहाँ पर लेजिस्लेचर जो बनी हुई है हमारे देश में, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है और उसमें लोकसभा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो लोकसभा हमारे देश के प्रधानमंत्री और वहां पर जो मंत्रिपरिषद है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इंडिया में और उनको उनके पद से हटा सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है और वो है सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये ब्रिटेन की संसद की एक सर्वोच्च सत्ता वहां पर उसको सौंपी गई है और ब्रिटेन की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसको वहां पर आप कह सकते हैं सर्वोच्च माना जाता है। क्योंकि पहले तो ये है कि ये कोई भी कानून बनाएगी तो इसको ब्रिटेन का जो न्यायालय है, जो जुडिशरी बनी हुई है, वो इनको रद्द नहीं कर सकती है। यदि भारत में हम बात करें तो हमारे देश की संसद है, संसद कोई कानून बनाती है और वो कानून यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के या संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर्स जो वर्तमान में है उसका वो विरोध करता है तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो रद्द कर सकती है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संसद ने कोई कानून बना दिया तो उसको न्यायपालिका रद्द नहीं करती है। तो एक तो इस कारण से यहाँ पर पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च हो जाती है। दूसरा, इसकी पार्लियामेंट के बारे में वहां पर एक विचारक हुए हैं डी लोन, उसने कहा है कि ब्रिटेन की संसद सब कार्य कर सकती है। उनके भावार्थ में आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन की संसद सब कार्य कर सकती है, बजाय कि वो एक पुरुष को महिला नहीं बना सकती और एक महिला को पुरुष नहीं बना सकती। तो ये अपने आप में उस दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप इसको मान सकते हैं कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता, कई बार इसको संसद की तानाशाही का नाम भी वहां पर दे देते हैं, ठीक है, वो वहां पर कार्य करती है। यद्यपि तानाशाही तो आप इसको वैसे बोल सकते हैं कि संसद बनाएगी तो वो कानून अंतिम ही माने जाते हैं। जो सरकारें अच्छा कार्य नहीं करेंगी तो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि वहां पर उनकी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और उनके पद से हटा दिया जाएगा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में। पॉइंट नंबर 9 और ये है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन की जो व्यवस्था है उसमें एकात्मक विशेषताएं आपको मिलेंगी। जैसे एकात्मक का अर्थ यहाँ पर यही है कि उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज्यादा से ज्यादा वहां पर पावर निहित रहती है। पावर्स का जो वास्तव में स्रोत होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वहां पर जो भी लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्थानीय जो संस्थाएं हैं, उनको कुछ शक्तियां सौंप सकती है। लेकिन वास्तव में जो शक्तियों का केंद्र जो रहेगा उनकी केंद्र सरकार रहेगी। वहां पर आप मानते ही हैं पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, वो वहां पर रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे आप जानते हैं वो रहेगी। वो अपनी सुविधा के लिए जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल संस्थाएं हैं, उनको कोई कार्य सौंप सकती है, कुछ शक्तियां दे सकती है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर चलाया जाता है। यूनिटरी का अपोजिट जो होता है वो होता है फेडरल, जिसमें शक्तियां क्या कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है। जैसे इंडिया में भी है और यहाँ पर यूएसए में भी है, जिसमें शक्तियों को विभाजित किया गया है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ऐसा बनता है। लेकिन ब्रिटेन में, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं। पॉइंट है और वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था है और इसमें लेजिस्लेचर्स के बारे में हम बात करते हैं तो ब्रिटेन की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम यहाँ पर आप जानते ही हैं पार्लियामेंट, संसद है। और ये जो संसद है इसके दो महत्वपूर्ण यहाँ पर हाउस बने हुए हैं। एक है यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स और एक है यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ब्रिटेन की जो विधान पालिका है, जिसके हम पार्लियामेंट के रूप में जानते हैं, ये दो सदनीय है। एक सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
भारत के संदर्भ में थोड़ा सा यहाँ पर आप जानकारी रख लीजिएगा। भारत में इसको लोकसभा के रूप में आप जानते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को आप निश्चित रूप में यहाँ पर आप भारत के संदर्भ में रखें तो राज्यसभा मान सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, पीपल है उनका प्रतिनिधित्व करती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, ये वहां पर जो सामंत हैं, पूंजीपति हैं और इसके साथ में जो वहां पर जो पादरी है उनका प्रतिनिधित्व ये करती है। ब्रिटेन की जो विधान पालिका है उसके दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और वो है रूल ऑफ लॉ। यदि आप ब्रिटेन का संविधान पढ़ेंगे तो वहां पर एक जानकारी आप यहाँ जरूर रखेंगे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में रूल ऑफ लॉ के शासन को अपनाया गया है। रूल ऑफ लॉ कानून का शासन, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर जो सर्वोच्च होगा वो लॉ होगा। इसका अर्थ यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो सुप्रीम होगा, सर्वोच्च जो संस्था होगी, सर्वोच्च जो माना जाएगा वो कानून माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति है या कोई संस्था है, इंस्टीट्यूशंस है या कोई रिलीजन है, यहाँ कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, संस्था, धर्म, जाति, भाषा, गोत्र इत्यादि कोई भी हो, उनको सर्वोच्च नहीं माना जाएगा, बल्कि जो सर्वोच्च माना जाएगा वो कानून को माना जाएगा। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले तो सर्वोच्च जो माना जाएगा वो कानून माना जाएगा। दूसरी यहाँ पर बात आती है कि सभी के लिए एक समान कानून होंगे, इक्वल। ये कानून है वो किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसकी भाषा क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, किस क्षेत्र से है, ऐसा है वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि सभी के लिए एक समान कानून होंगे और दूसरा है यहाँ पर कि कानून है वो सर्वोच्च माना जाएगा। तो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में कानून के शासन को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है और वो है कन्वेंशंस। ब्रिटेन है, ब्रिटेन के संविधान में अनेक प्रकार की प्रथाएं प्रचलित हैं। जैसे एक प्रथा के बारे में हम बात करें कि ब्रिटेन का राजा यदि किसी दूसरे देश में जाता है तो उस राजा को यहाँ पर जो उनकी विशेषकर संसद है उससे मान्यताएं लेनी पड़ती है, उससे स्वीकृति लेनी पड़ती है। राजा बिना संसद को सूचित किए किसी भी दूसरे देश में नहीं जा सकता है। ये वहां पर परंपरा, एक जो प्रथा, कन्वेंशंस है, ये बन चुकी है। यहाँ पर हम बात करें तो राजा से संबंधित परंपराएं बनी हुई है, संसद से संबंधित परंपराएं बनी हुई है, कॉमनवेल्थ से संबंधित परंपराएं बनी हुई है। अनेक प्रकार की जो परंपराएं हैं वो अनेक संस्थाओं के साथ में जुड़ी हुई है। आता है टू पार्टी सिस्टम। ब्रिटेन है, ब्रिटेन के नागरिकों का ये माइंड ऑफ स्टेटस आप कह सकते हैं कि वहां पर दो दलीय व्यवस्था मौजूद रही है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो दो दल में एक तो वहां पर लिबरल पार्टी और एक वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी। लिबरल पार्टी उदार दल और इसको हम अनुदार दल कहते हैं, ये वहां पर मौजूद थी। लेकिन बाद में लिबरल पार्टी है ये लगभग सी समाप्त हो गई है, यद्यपि अभी भी है। इसके स्थान पर वहां पर नई पार्टी आ गई है और वो है लेबर पार्टी। मजदूर दल और अनुदार दल, ये वहां पर दो विशेष राजनीतिक दल हैं। मजदूर दल के जो विशेष नेता रहे, पीएम रहे थे, वो थे टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर यहाँ पर महत्वपूर्ण नेता यहाँ पर माने गए। ऐसा नहीं है कि वहां पर दो ही हैं, और भी वहां पर राजनीतिक दल है, लेकिन दो राजनीतिक दल हैं, इनका महत्वपूर्ण स्थान वहां पर माना जाता है। नेक्स्ट है प्रोविजंस ऑफ राइट्स। वहां पर अधिकारों के बारे में भी वर्णन किया गया है और अधिकारों से संबंधित भी वहां पर परंपराएं मौजूद हैं। इसके साथ में न्यायपालिका है उनकी, वो कई बार अधिकारों के बारे में अन्य प्रकार के आदेश जारी करती रहती है। जैसे न्यायपालिका के माध्यम से ही वहां पर उनकी जो जुडिशरी है, इस जुडिशरी के माध्यम से ही वहां पर नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स वहां पर मिले। जैसे हम बात करें विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्वतंत्रता, मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने की स्वतंत्रता, ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं, ये सारे जो अधिकार हैं, ये ब्रिटेन में
उनके नागरिकों को प्राप्त हैं। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, ब्रिटेन का जो संविधान है दुनिया का अपने आप में ही एक अद्भुत संविधान आप इसको कहते हैं कि यहाँ पर आपको 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। यदि हम इसी पॉइंट्स के अनुसार मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, तो एक तो वहां पर आपको एरिस्टोक्रेसी मिलेगी, एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र, एक वहां पर आपको मोनार्की मिलेगी राजतंत्र, और एक वहां पर आपको डेमोक्रेसी मिलेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत उनका लक्षण है कि आपको एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र तीनों ही संस्थाएं आपको वहां पर मौजूद होंगी। कुलीन तंत्र के बारे में बात करें तो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये वहां पर कुलीन तंत्र का एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो सामंत होते हैं, कैपिटलिस्ट पूंजीपति होते हैं, और जो पादरी है जो चर्च में कार्य करते हैं, उनका ये समूह रहता है। तो कुलीन तंत्र भी है वहां पर। मोनार्की के बारे में बात करें तो वहां पर किंग भी कार्य कर रहा है। डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो नागरिक है प्रत्येक 5 साल बाद में अपना जो वहां पर विशेषकर जो सरकार है उसका निर्माण करते हैं, और जो सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है उसको 5 साल के बाद में उस राजनीतिक दल को हटा देते हैं, दूसरे राजनीतिक दल को शासन में ला देते हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। उसके बाद में है लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी का अर्थ यहाँ पर ये है कि जहां पर इंडिविजुअल जो कोई व्यक्ति होते हैं, व्यक्तिगत जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। और इसके साथ में जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है और कोई धर्म अपना सकता है, किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, संघ या समुदाय बना सकता है, अपनी सरकार का निर्माण कर सकता है, ऐसी जो स्वतंत्रताएं होती हैं, अपने कोई भी उद्योग धंधा है इत्यादि है वो स्थापित कर सकता है। तो ये वहां पर इंडिविजुअलिटी पर ज्यादा बल दिया जाता है। इस कारण से यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी को हम महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वहां पर एक प्रक्रिया के तहत लिया जाता है। आर्बिट्रेरी डिसीजंस वहां पर नहीं होते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं होते हैं। जो डिसीजन होगा वो संसद के माध्यम से एक प्रक्रिया पारित करनी पड़ेगी और उसके बाद में वहां पर डिसीजन किए जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है और वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है, यद्यपि उसको संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने का उसके पास में अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद कानून बनाती है उन्हीं को ही माना जाता है, और ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है वो उनको रद्द नहीं कर सकती है। लेकिन एक जानकारी आप वो रखें कि ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है वो यहाँ पर संसद के बनाए हुए कानूनों को रिव्यू करती है, उनकी इंटरप्रिटेशंस करती है कि संसद ने ये कानून बनाया है, इनका वास्तव में अर्थ ये है। तो ये सब बातें यहाँ पर उनकी न्यायपालिका के पास में ये अधिकार है, सुरक्षित है। तो केवल वो रद्द ही नहीं कर सकती है, लेकिन व्याख्याएं वहां पर हैं और उनका रिव्यू है, उनका पुनर्विलोकन है, वो वहां पर जरूर कर सकती है। रद्द यद्यपि रद्द नहीं कर सकती है, लेकिन उनको उन्होंने जो भी कानून बनाए हुए हैं उन कानूनों के अनुसार उनको देखती रहती है कि हाँ ये ठीक है, जो भी धाराएं बनाई हैं ये आपस में कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस तो नहीं है, ऐसा वो सामान्यतः उनके बारे में व्याख्याएं करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिस। थ्योरी में आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सारी जो शक्तियां हैं वो आपको लगेगा कि किंग के पास है, राजा के पास है, लेकिन जब वास्तव में आप वहां पर प्रैक्टिकल जाके देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर सारी जो शक्तियां हैं वो वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स और उसके साथ में उसकी जो कैबिनेट है ये कार्य करते हैं। थ्योरी में तो आपको राजा है उसके पास में ऐसा लगेगा कि सारी शक्तियां उसके पास में हमने सौंप दी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि नहीं, ये तो सारी शक्तियों का वास्तव में प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिमंडल है वो वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग कर रही है। राजा के पास में यदि उसकी मृत्यु का भी आदेश जारी कर दिया जाता है तो राजा उस पर भी अपने हस्ताक्षर कर देता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण वहां पर विशेषता है कि राजा कभी वीटो का प्रयोग वहां पर नहीं करता है।
तो थ्योरी में तो आपको लगेगा कि राजा कर सकता है, उसके पास में ये अधिकार है, लेकिन उसने अभी तक इस वीटो के अधिकार का प्रयोग 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक उसने नहीं किया। पॉइंट है और वो है ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन पार्टी। ब्रिटेन में हमेशा ही एक जो राजनीतिक दल है वो यहाँ पर रूल करता है और एक जो पार्टी है वो यहाँ पर अपोजिशन में रहती है। एक पार्टी रूल करेगी, दूसरी पार्टी यहाँ पर अपोजिशन में रहेगी। यदि लेबर पार्टी रूल कर रही है तो यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी अस्तित्व में रहेगी अपोजिशन पार्टी के रूप में। कंजर्वेटिव पार्टी यदि शासन कर रही है तो लेबर पार्टी यहाँ पर उसके विरोध में यहाँ सामान्यतः रहेगी। तो इस बात की जानकारी आप यहाँ पर जरूर रख लीजिएगा, हमेशा ही वहां पर एक विरोधी दल कार्य करता रहता है। परंतु यदि आप थोड़ा सा इंडिया के बारे में आप जानकारी रखें, क्योंकि इंडिया का संदर्भ भी आपको बता देते हैं, हमारे देश में तो कई बार ऐसा होता है कि अपोजिशन पार्टी मिलता ही नहीं है। यदि अभी रिसेंटली ही हम बात करें 17वीं लोकसभा के बारे में, तो यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल को जो अपोजिशन पार्टी बनने का एक निश्चित कोटा होता है, जिसमें हम 10% निर्धारित यहाँ पर किया हुआ है, जिस भी राजनीतिक पार्टी को 10% या इससे अधिक राजनीतिक दल को सीटें मिलेंगी, सीटों का अर्थ है कि उसके एमपी होंगे लोकसभा में, उसको यहाँ पर अपोजिशन पार्टी माना जाएगा, विरोधी दल, विपक्षी दल यहाँ पर माना जाएगा। परंतु 17वीं लोकसभा में यहाँ पर जो कांग्रेस है उसके पास में 52 सीटें आई, बाकी सभी जो राजनीतिक दल है उनके पास में कम सीटें आई। आप जानते ही हैं 543 है, इसका 10% यहाँ, तो लगभग 55 जो सीटें जिस भी राजनीतिक दल को मिलेगी उसे भारत में अपोजिशन पार्टी माना जाएगा। तो कई बार तो भारत में अपोजिशन पार्टी रहता ही नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में हमेशा ही आपको एक जो राजनीतिक दल है वो अपोजिशन में आपको जरूर मिलेगा, एक शासन करेगा, दूसरा उसका विरोध करेगा। पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 20, कंजर्वेटिज्म। और कंजर्वेटिज्म जिसे आप अनुदारवाद के रूप में आप जानते हैं, इसको आप रूढ़िवाद के रूप में भी आप जानते हैं और जिसको आप अनुदार के रूप में भी जानते हैं। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास को यदि आप स्टडी करें तो वहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1649 में ब्रिटेन में जो मोनार्की है, राजतंत्र है, उसको समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर वहां पर रिपब्लिक है, गणतांत्रिक व्यवस्था है, उसकी स्थापना कर दी। परंतु ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वो अधिक समय तक इस व्यवस्था को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने 1660 में पुनः वहां पर मोनार्की है, राजतंत्र है, वो स्थापित कर दिया। तो अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है वहां पर कि उनके नागरिकों की रूढ़िवादी थिंकिंग के कारण ही वहां पर अभी भी जो राजतंत्र है वो कार्य कर रहा है। इसके साथ में यदि हम बात करें 1688 की जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी, शानदार क्रांति हुई थी, वे चाहते तो वहां पर राजा के जो पद है उसको समाप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी रूढ़िवादी थिंकिंग के कारण ही उन्होंने इस पद को बनाए रखा और अभी भी वहां पर राजतंत्र कार्य कर रहा है। इसके बाद में हम लास्ट में बात करें और वो है यहाँ पर कंक्लूजन, निष्कर्ष। और निष्कर्ष में आप यही बताएंगे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो दुनिया का पहला संविधान है और जिसमें परंपराओं और रीति रिवाजों को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लचीला संविधान है, जिसमें साधारण बहुमत के माध्यम से ही संशोधन किया जा सकता है, जिसमें संसद की सर्वोच्चता को महत्व दिया जाता है और ये एक विकसित संविधान है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक इसमें समय और स्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं और ये अभी भी अच्छी प्रकार से वहां पर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से आज हमने जो जानकारी रखी है ब्रिटेन का जो संविधान है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसमें यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।